हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों का चल रहा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी। अरे यार, कहाँ तक हुआ था? ध्यान है क्या? लास्ट इंडिपेंडेंस वाला कर लिया था शायद। नहीं, सर्कुलर भी कर लिया था। सर्कुलर ही हुआ था, उसके आगे का बाकी है। सर्कुलर हो गया था, चलेगा। सो नेक्स्ट है ओके। सो हम लोगों का चल रहा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो पीएनसी में कभी भी ध्यान रखना किस तरह की चीजें अवेलेबल हैं, मतलब डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं और उनमें से ले कैसे रहे कि टेकन ऑल एट ए टाइम या फिर सम एट ए टाइम, या कभी अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से कैसे ले रहे हैं, ऑल एट ए टाइम या फिर सम एट ए टाइम। तो जैसे अपन एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो अपन ने एग्जांपल किया जीनियस, मिरेकल, वो वाले क्वेश्चन। फिर एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन सम एट ए टाइम, तो जैसे अपन ने एग्जांपल किया वो कमिटी बनाने वाला, तो 6 लोगों की कमेटी बनानी है, या फिर 10 में से 3 लोग फर्स्ट 3 पोजीशन कितने तरीके से आ सकते हैं। फिर अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, जैसे एग्जांपल किया डैडी, मिसिसिपी, असैसिनेशन, और टेकन सम एट ए टाइम इंडिपेंडेंस। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें अपने को केसेस बनाने पड़ते हैं। तो इसमें अपने को केसेस बनाने पड़ेंगे, कितने अलाइक है, कितने डिफरेंट है, फिर उन सबके सिलेक्शन काउंट करने पड़ेंगे, फिर हर सिलेक्शन के अरेंजमेंट करने होंगे, और फिर उसका टोटल। एक केस में एक नंबर का मिस्टेक पूरा मिस्टेक है ना। तो ये थोड़ा सा और रिस्की हो जाता है, और इसे क्रॉस चेक करने का तरीका फिर यही है कि काउंट करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो काउंट करना बोले तो फिर बहुत बोले तो वो गधा मजदूरी हो जाएगी, तो उसका कोई सेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि 9 स्टेशंस हैं। 9 स्टेशंस हैं। ये 9 स्टेशन में से 3 स्टेशन लेना है कि नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव। तो हो क्या रहा है कि 3 स्टेशन सेलेक्ट करना है, नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव। नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव। ओके, तो होगा क्या कि अभी 9 में से मैं तो कोई से भी 3 स्टेशन सेलेक्ट करूं, वो हो गया 9C3। पर इसके अंदर वो भी आ जा रहे जब कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव है, S1 S2 S3।
इसके अंदर वो भी आ जा रहे कि कभी कोई 2 कॉन्सेक्यूटिव और तीसरा कहीं बाहर है, और इसमें वो भी आ जा रहे कि कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव नहीं है, यानी S1 S3 S5। तो यही सारे केसेस आएंगे, या तो 3 कॉन्सेक्यूटिव या 2 कॉन्सेक्यूटिव या फिर एक अलग। अपने को चाहिए ये तीसरा वाला, मतलब ये दोनों नहीं चाहिए, तो टोटल माइनस ये दोनों, तो टोटल माइनस जब 3 कॉन्सेक्यूटिव है और जब 2 कॉन्सेक्यूटिव है, तो ठीक है। तो टोटल NC3 माइनस, अब 3 कॉन्सेक्यूटिव कैसे कैसे हो सकते हैं? 3 कॉन्सेक्यूटिव हो सकते हैं 1 2 3 2 3 4, ऐसे करते करते 7 8 9, तो 7 तरीके से माइनस 2 कॉन्सेक्यूटिव, तो 2 कॉन्सेक्यूटिव का मतलब है जैसे 1 2 2 3। अब मैं इसमें मिस्टेक कर रहा, तो मुझे समझ में आएगा कि केसेस बनेंगे। तो देखो मैं मिस्टेक कर रहा, तो 1 2 2 3 से लेके 8 9, यानी 8 तरीके हैं। ये तो हुए 2, पर अपने को लेने 3 है, 3 स्टेशन, तो तीसरा स्टेशन भी लेना है। तो सपोज मैंने 1 2 ले लिया, तो अब मेरे पास तीसरा स्टेशन लेने के ऑप्शन है। S3 नहीं ले सकता, नहीं तो 3 कॉन्सेक्यूटिव हो जाएंगे, वो पहले ही आ चुका है। तो अब मेरे पास तीसरा स्टेशन और लेना है, और उसके तरीके 1 2 3 4 5 6, यानी 8 इंटू 6। पर इसमें मिस्टेक हो गई, कैसे? अगर मैंने स्टेशन लिया होता 3 4, तो उस समय मैं 2 और 5 नहीं ले सकता, तो उस समय मेरे पास 5 ऑप्शन होते हैं। तो फिर क्वेश्चन आया, इधर 6 लिखूं कि 5 लिखूं, इधर 6 लिखूं कि 5 लिखूं? तो बन गया केसेस। तो ठीक है, एक बार 6 वाला केस का बनेगा, एक बार 5 का केस बनेगा। तो इसके अंदर केस क्या बनेगा? तो केस ये बनेगा 2 कॉन्सेक्यूटिव में, कि वो कॉन्सेक्यूटिव स्टेशन एंड स्टेशन है या फिर इंटरमीडिएट स्टेशन है, या फिर इंटरमीडिएट स्टेशन है। तो एंड स्टेशन हो गया जैसे 1 2, एंड स्टेशन हो जाएगा 1 2 और 8 9, यानी 2 तरीके। तो ये हो गया -2। तो अगर एंड स्टेशन 1 2 लिया, तो मेरे पास 3 नहीं ले सकता, बाकी 6 ऑप्शन बचते हैं। तो 2 इंटू 6, फिर माइनस जब 2 स्टेशन इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट कौन से हो सकते हैं? जैसे 2 3 3 4, ऐसा करते करते 7 8। तो ये हो गया 2 3 3 4 2 3 3 4, तो देख 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 और 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 हो गए 6 इंटू। लेकिन तो जैसे मैंने 3 4 लिया, तो अब मैं 2 और 5 नहीं ले सकता, पर बचे हुए 5 में से कोई तीसरा स्टेशन ले सकता हूँ, तो 5। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इसी को एक और मेथड से देखते हैं, बहुत जबरदस्त मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो देखो ये क्या कहता है मेथड, कि पहले उन 9 स्टेशन को अलाइक मान लो, 3 3 6 3 9, और इसमें से कितने लेने? 3, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये 9 स्टेशन है, 9 में से जितने लेने थे वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको मैं जनरलाइज भी करूंगा। सपोज मेरे को n में से लेना है r, n में से r स्टेशन लेना है, नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव। n में से r लेना है, नो 2 स्टेशन आर कॉन्जिक्यूटिव। तो ठीक है, तो इसको जनरलाइज करूंगा मैं, तो ये हो गया n माइनस आर। तो 9 माइनस 3 यानी 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर ये 6 स्टेशन है तो गैप 7 होंगे, एक ज्यादा रहता है हमेशा गैप। तो गैप कितना हो गया? 9 माइनस 3 प्लस 1, यानी n माइनस आर प्लस 1। अब मैं उसे जनरलाइज भी करता जा रहा हूँ। अब ये गैप में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, तो उससे क्या होगा? जैसे ही तुम 3 गैप सेलेक्ट करोगे, एंड गैप्स आर नेवर कॉन्जिक्यूटिव, तो गैप्स कभी साथ में नहीं हो सकते, गैप्स हमेशा सेपरेटेड होंगे। तो इसका मतलब कोई भी 2 स्टेशन हमेशा सेपरेटेड रहेंगे। तो जैसे 3 सेलेक्ट किए, फिर उसको नंबरिंग कर दो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो स्टेशन आ गया 1 3 5। तो ऐसे ये 3 स्टेशन आते रहेंगे, नो टू आर कॉन्सेक्यूटिव। तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं? 7 में से 3 गैप सेलेक्ट करना है, 7C3। तो आंसर आ जाएगा 7C3। तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं, n माइनस आर प्लस 1 CR, n माइनस आर प्लस 1 CR। बेगर मेथड में क्या होता है? r माइनस 1 आता है। बेगर मेथड में साथ में r माइनस 1 भी आता है, तो इसमें वो नहीं है, -1 नहीं है। नेक्स्ट है, अपन ने ये भी कर लिया था, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला भी किया था अपन ने। अपन ने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कर लिया था अलाइक ऑब्जेक्ट्स वगैरह का। वो फिजिक्स का 3, केमिस्ट्री के 4 बुक्स, मैथ्स के 5 बुक, कम से कम 1 बुक लेनी है। सो नेक्स्ट है n 75,600। तो ये आता है 2⁴, 3�3, 5�2, 7�1। तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ डिविजर्स। तो नंबर ऑफ डिविजर्स, तो इसको ऐसे देखो, 2⁴ का मतलब है अलाइक 2 4 अवेलेबल है, 3 3 3 अवेलेबल है, 5 5 अवेलेबल, 1 7 अवेलेबल। तो 4 2s अवेलेबल है। तो क्या होगा ना, तुम 4 2s में जैसे भी कितने भी लेते जाओगे तुम्हें नंबर बनेगा। जैसे तुमने एक भी 2 नहीं लिया, 1 बन गया। एक 2 लिया तो 2 बन गया। 2 2 लिए 4 बन गया। 3 2 लिया 8 बन गया। 4 2s लिए तो 16 बन गया। 5 2 नहीं ले सकता, अवेलेबल ही नहीं है, 4 ही 2s अवेलेबल है। अच्छा, नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ डिविजर एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इक्वल एक्चुअली। तो नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कैसे बनेगा? 2⁵, 3⁵, 5⁵, 7⁵। तो बाकी क्या रह गया? 2⁴, 3³ 5² 7�1। फिर 2⁴, 3⁵, 5⁵, 7�0। तो ये हो गया 2⁵, 3⁵, 5² 7:1। तो होगा क्या, हम इधर कुछ कुछ लेते जाएंगे, बाकी का इधर बचता जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ लेते जाएंगे तो वो एक नंबर बनेगा, वो ओरिजिनल नंबर 75,600 का डिवीजर होगा, क्योंकि उसी में से ले रहे हैं। और जो बचेगा वो भी एक डिवीजर है, वो भी एक डिवीजर है। और तो ऐसे करते करते कभी ऐसा भी होगा कि हमने सारे ले लिए, 2⁴, 3³ 5²। आवाज आ रहा है ना? तो 2⁴, 3³ 5² 7:1। तो हो क्या रहा है कि तो ये होगा 2⁵, 3⁵, 5⁵, 7:0। तो अब ऐसा हम कितने डिवीजर होंगे, मतलब ऐसे कितने फैक्टर होंगे? ऐसे उतने फैक्टर होंगे जितने तरीके से मैं 2 3 5 7 ले सकता हूँ। तो मैं 4 2 कितने तरीके से ले सकता हूँ? +1। मैं 4 2 कितने तरीके से ले सकता हूँ? +1, यानी 5 तरीके से। तो मैं 4 2 कितने तरीके से ले सकता हूँ? 3 3s कितने तरीके से ले सकता हूँ? मैं 2 5 कितने तरीके से ले सकता हूँ? और मैं 1 7 कितने तरीके से ले सकता हूँ? और फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 5 × 4 × 3 × 2। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल हो गया एक तरह से, तो 120। तो इसके 120 डिविजर्स है। अब लेवल बढ़ाते हैं कि नंबर ऑफ इवन डिविजर्स। तो इवन डिवीजन में क्या होगा, कम से कम एक 2 होना चाहिए। तो 4 2 कितने तरीके से ले सकते हैं कि कम से कम एक 2 हो? 4 तरीके से।
तो मतलब वो कैंसिल हो जाएगा जब एक भी 2 नहीं लिया मैंने, तो वो कैंसिल हो जाएगा जब मैंने एक भी 2 नहीं लिया। तो ये हो गया 4। फिर 3, 5, 7 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो उनका एक एक ज्यादा आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये होगा 24 96। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑड डिविजर्स। तो दो तरीके से कर सकता हूँ, टोटल माइनस इवन डिविजर। आवाज आवाज आ रहा है ना? तो टोटल माइनस इवन डिविजर्स, सो टोटल माइनस इवन डिविजर्स। दूसरा तरीका, ऑड डिविजर में 2 नहीं होना चाहिए, तो मैं 2 कितने तरीके से लूंगा? एक तरीके से कि उसको लेना ही नहीं है, और 3, 5, 7 पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 24। तो टोटल माइनस इवन डिवीजन, या फिर एक भी 2 नहीं लिया। नेक्स्ट है सम ऑफ डिविजर्स। तो पहले मेरे को समझना होगा डिविजर्स कौन है। तो डिविजर्स है 2:0, 3:0, 5:0, 7:0, 2:1, 3:0, 5:0, 7:0, ऐसे करते करते। तो ऐसे करते करते लास्ट में सारे आ जाएंगे, 2:4, 3³ 5² 7:1, 2:4, 3³ 5² 7:1। है ना? अब इसमें क्या हो रहा है, ये कितने हैं? 120 डिविजर्स हैं ये, अभी कैलकुलेट किया था अपन ने। तो उन 120 डिविजर्स का सम है ये। तो दिस 120 terms is nothing but it's an expansion of these factors: 2:0, 2:1, 2 square, 2³ 2:4, 3:0, 3:1, 3:2, 5:0, 5:1, 5:2, 7:0, 7:1। तो होगा क्या? तो देखो, ये 2:0, 3:0, 5:0, 7:0 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2:0, नहीं 2:1, 3:0, 5:0, 7:0, तो ये वाला फैक्टर बन जाएगा 2:4, 3 स्क्वायर 5, अरे यार 3 का क्यूब आएगा, एक टर्म और 3 क्यूब। तो तो 2:4, 3³ 5² 7:1, तो ये बन जाएगा। ऐसे हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा तो बनता, तो ये हर एक टर्म बन जाएंगे। तो इसके 5 टर्म, इसके 5, इसके 4, उसके 3 और इसके 2 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 120 नंबर्स निकलेंगे। तो ये उसी का ही सम है। अब इसका सम निकाल सकते हैं अपन, ये जीपी है। तो फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो रेस टू नंबर ऑफ टर्म -1, कॉमन रेशियो -1, फिर ये 3:4 -1/3 -1, 5³ -1/5 -1, 7 स्क्वायर -1/7 -1। तो ये जो वैल्यू आएगी वही अपना आंसर है। ये जो वैल्यू आएगी ना, वही अपना नंबर आंसर है। तुम इसको चाहो तो जनरलाइज भी कर सकते हो। कैसे? एक नंबर को हम तब तक तोड़ सकते हैं जब तक प्राइम नंबर नहीं आते। एक नंबर को हम तब तक तोड़ सकते हैं जब तक प्राइम नंबर नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है कि वो उसके आगे नहीं टूटता, उसका खुद का, बस वो खुद ही अपना फैक्टर है 1, और वो खुद। तो कोई भी कंपोजिट नंबर तब तक टूटता है जब तक वो प्राइम नंबर नहीं आ जाता। तो मैंने मान लिया एक नंबर है प्राइम नंबर 1, अल्फा 1, P2 अल्फा 2 से लेके P के अल्फा के। तो इसके नंबर ऑफ डिविजर्स कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ डिविजर्स होंगे, एक एक ज्यादा कर दो। तो अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, एक एक ज्यादा करके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
अच्छा, सम ऑफ डिविजर्स कितना होगा? सम ऑफ डिविजर्स होगा तो फंडा वही होगा, जीपी वाला सम। तो P1 रेस टू अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P1 माइनस 1, P2 रेस टू अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन P2 माइनस 1। ऐसे करते करते Pk रेस टू अल्फा k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन Pk माइनस 1। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कभी भी पीएनसी के क्वेश्चन होते हैं ना, तो पहले समझना होता है किस तरह की चीजें अवेलेबल है, कितना लेना है और उनका करना क्या है, सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट करना है, बांटना है और कंस्ट्रेंट क्या है। तो देखो, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो मैं पहले समझाता कि ये हो चल क्या रहा है। मान लो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है A1 A2 A3 से लेके AN और P भिखारी है P1 P2 से लेके PP। अब देखो ऑब्जेक्ट और भिखारी में फर्क क्या है? ऑब्जेक्ट भिखारी के पास जाएंगे, भिखारी ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाएगा। क्यों? गलती करके देखते हैं। अगर मान लो भिखारी ऑब्जेक्ट के पास गया तो P1 भी A1 के पास गया, P2 भी A1 के पास गया, तो अब ये ऑब्जेक्ट मिलेगा किसको? एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही आदमी को दे सकते हैं, तो दो आदमी उसके पास चले गए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट भिखारी के पास जाएगा। तो A1 मान लो P1 के पास गया तो वो P1 का ऑब्जेक्ट हो गया। A1 कभी P2 के पास गया तो वो P2 के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो तुम कभी भी ये समझना ऑब्जेक्ट कौन भिखारी कौन। तो जैसे वो क्वेश्चन बनता है ना नंबर ऑफ फंक्शन का, तो ये 1 2 3 सॉरी, तो जैसे एक नंबर ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन बनता है A1 A2 से लेके मान लो AM है और B1 B2 से लेके ये BN है, तो अपने को इसमें डिसाइड करना होता है कि ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और भिखारी कौन है। ऑब्जेक्ट कौन है और भिखारी कौन है। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया और इसको भिखारी मान लिया। गलती करके देखता तो ये सारे ऑब्जेक्ट मैंने कभी A1 को दे दिए, ये तो फंक्शन नहीं है। इसका ये मतलब हुआ ये ऑब्जेक्ट्स हुए और ये भिखारी हुए। अब गलती एक बार करके देख, मैंने सारे इसको दे दिए, हाँ चलता है ना, मैनी वन फंक्शन। तो इस तरह से अपने को अप्रोच करनी होती है और ये तुम्हारी स्मार्टनेस है कि तुम किसी क्वेश्चन को किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ कैसे लिंक करते हो। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में वो बहुत चाहिए कि तुमने कोई किया हुआ क्वेश्चन है उसको उसके साथ नए क्वेश्चन को लिंक करना। अब इसमें देखते क्या हो रहा है। तो A1 मैंने सपोज एक चीज इसको दे दी, एक चीज इसको दे दी, बाकी सारे सेकंड भिखारी को दे दी और बाकियों को कुछ नहीं दिया। कभी इसको A2 दिया, इसको A1 A3 A4 से लेके AN दिया, बाकी कुछ को कुछ नहीं दिया। तो ऐसे करते करते ऐसे करते करते ऐसे बहुत सारे केसेस है, कभी दो इसको दे दिए, बचे हुए इसको दे दिए, बाकियों को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, तो एक ऑब्जेक्ट कितने तरीके से जा सकता है? P तरीके से। दूसरा ऑब्जेक्ट P, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो आंसर इज P रेस टू N, यानी भिखारी रेस टू ऑब्जेक्ट। तो भिखारी रेस टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके अंदर चल क्या रहा है? इसके अंदर चल रहा है कितनी चीजें, कौन सी चीजें किस भिखारी को दी है, कितनी चीजें कौन सी चीजें और किस भिखारी को दी है। तो इस वो सारा कैलकुलेट कर रहा है, कितनी चीजें कौन सी चीजें किस भिखारी को दी है, तो वो सारा कैलकुलेट हो रहा है। अब इसका लेवल बढ़ जाता है जब ये अलाइक ऑब्जेक्ट होती है तो। अच्छा, इसमें ध्यान रखना भिखारी रेस टू ऑब्जेक्ट। तो जैसे एक एग्जांपल बताता मैं,
4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं और 5 रिंग्स है। तो 4 फिंगर्स 5 रिंग, तो मेरे को डिसाइड करना है इसमें ऑब्जेक्ट कौन है और पर्सन कौन है। तो मैं क्या करता, एक बार गलती करता, मैंने इसको ऑब्जेक्ट बोला और इनको पर्सन बोला। तो सोचो कभी चारों फिंगर एक रिंग में चली गई, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है 4 फिंगर्स हो गया पर्सन और ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिंग्स फिंगर के पास जाएंगी। ऑप्शन तो मैं यही मिलेंगे 4:4, 5:5, 4:5, 5:4। चलो ये दोनों तो नहीं है, पर इन दोनों में तो आएगा कंफ्यूजन। तो देखो, तो एक रिंग कितने तरीके से जा सकती है, 4। तो पर्सन रेज टू ऑब्जेक्ट, तो 4 4 4, तो 4:5। तो भिखारी रेज टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अब लेवल बढ़ेगा अलाइक ऑब्जेक्ट्स का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो अलाइक ऑब्जेक्ट में चक्कर ये है, कौन सी चीजें दे रहे हैं डजंट मैटर, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट में क्या था, कितनी, कौन सी और किसको दे रहे हैं। अलाइक में क्या होगा, कितनी चीजें किसको दे रहे हैं, कौन सी दे रहे हैं मैटर नहीं करेगा, क्योंकि सारे सेम है, क्योंकि सारे सेम है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे मान लो मैंने A1 A2 से लेके AN ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, P1 P2 से लेके PN ये डिफरेंट पर्सन है। तो इसको मैंने एक दिया, बाकी सारे बचे हुए इसको दे दिए और बाकियों को कुछ दिया ही नहीं। इसको A2 दिया, इसको बचे हुए दे दिए, बाकियों को कुछ दिया ही नहीं। इसको A3 दे दिया, बचे हुए इसको दे दिए, बाकी को कुछ दिया ही नहीं। अब अलाइक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये तो सारे ऑब्जेक्ट सेम है, तो सारे, तो ये क्या हो रहा है, उसको रिपीटिंग लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सारे रिपीटिंग लग रहे हैं। तो ये केसेस ज्यादा दिखा रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाला, तो ये ज्यादा दिखा रहा है, तो फिर ये नहीं काम करेगा। तो फिर कैसे काम करेगा, तो उसके लिए आएगा बैगर मेथड। ये एक्चुअली है, इसका नाम ही बैगर मेथड है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने रखा है, तो इसका नाम ही बैगर मेथड है। तो देखो, तो ये क्या करता है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स को बांटने का काम करता है। तो ये काउंट करता है कितनी चीजें किसको मिल रही हैं, कितनी चीजें किसको मिल रही है। तो ऐसा देख सकते हैं कि किसी को कुछ ना मिले, किसी को कुछ मिल जाए और किसी को सब कुछ मिल जाए। नन, वन और मोर, नन, वन और मोर, कि कुछ ना मिले, कुछ मिल जाए या फिर सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा कितने तरीके से कर सकते हैं, पर्सन प्लस ऑब्जेक्ट -1, सी ऑब्जेक्ट -1, तो n plus r minus 1, cr minus 1. Proof as such is not important. तो n plus r minus 1, cr minus 1. Application is very important. कि तुम्हें ये स्ट्राइक करना कि इसमें बैगर मेथड लग रहा है, इसमें स्ट्राइक करना कि बैगर मेथड लग रहा है। तो अभी जैसे तो n plus r minus 1, cr minus 1, तो जैसे क्वेश्चन है 25 मैंगोज हैं, अब ये मुझे 4 वैरायटी के लेने हैं। तो अभी अभी क्या दिख रहा है कि मैं 25 मैंगो कोई से भी वैरायटी के खरीद सकता हूँ। तो आंसर आ जाएगा 25 + 4 - 1, C4 - 1। क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं कि हर वैरायटी के 4 तो लेने ही है, यानी वो 16 तो ले ही चुका है, बचे हुए जो 9 है वो कोई से भी किसी भी वैरायटी के हो सकते हैं। तो ठीक है, तो 9 + 4 - 1, C4 - 1। तो वो 9 में से 4 लेना है, नहीं 9 मैंगो लेने कोई से भी 4 वैरायटी के। तो 9 + 4 - 1, C4 - 1। फिर ये इक्वेशन वाले बहुत आते हैं, x + y + z = 100। तो x y z आर
होल नंबर। तो एक्स वाई जेड अगर होल नंबर होता है तो होल नंबर के अंदर जीरो वाला भी काउंट होता है, तो यानी इसके अंदर 0 0 100 ये भी आंसर आएगा, 0 100 0 ये भी आंसर आएगा, 199 0 ये भी आएगा, 198 1 ये भी आएगा। तो तुम ऐसे देखो, अब तीनों का टोटल 100 आना चाहिए, यानी तीन भिखारियों को जब तीन भिखारियों को कुछ दिया उसका टोटल 100 आना चाहिए। तो इसको ऐसे देखो, एक एक रुपए के 100 कॉइन है, एक एक रुपए के 100 कॉइन है, तो एक एक रुपए के 100 कॉइन तीन भिखारियों में बांटने हैं। कितने तरीके से बांट सकते हैं कि किसी को कुछ ना मिले, कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, पर बांटने सारे हैं, रखना नहीं है, बांटने सारे हैं। तो आंसर आ गया 100 + 3 - 1 C3 - 1, तो 100 to C2। अब इसका लेवल बढ़ जाते हैं, x + y + z = 100 and x y z are नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, 0 0 100 ये सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड नेचुरल होना चाहिए, तो कम से कम 1 तो होना चाहिए। तो तुम्हें मैथमेटिकली समझाता है, x is greater than equal to 1, y is greater than equal to 1, z is greater than equal to 1। तो इसको लिख सकता हूँ, x - 1 is greater than equal to 0, y - 1 is greater than equal to 0, z - 1 is greater than equal to 0। तो x y z is greater than equal to 0, greater than equal to 0, greater than equal to 0। So capital X is equal to x - 1, capital Y equal to y - 1, capital Z equal to z - 1। तो ठीक है, रख दो, तो ये आ जाएगा कैपिटल X + 1, कैपिटल Y + 1, कैपिटल Z + 1 इक्वल टू 100। तो x + y + z इज इक्वल टू 97। तो आंसर 97 + 3 - 1 C3 - 1। ठीक है। अब बैगर मेथड में ये है कि अब मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता था। इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ, पहले तीनों को एक एक दे दो, क्योंकि उसने बोला कम से कम एक मिलना चाहिए, तो तीनों को एक एक दे दो, तो 100 में से 3 कम हो गया 97। अब ये 97 को बांट दो, वही हो गया एक तरह से। पर मैंने मैथमेटिकल इसलिए समझाया, कल को अगर कोई ऐसा आया y greater than equal to 2, मान लो y greater than equal to 3 आ गया, तो बस y - 3 greater than equal to 0, तो y - 3, तो ये y + 3, तो वहां पे 2 और कम हो जाएगा, तो 5, फिर 95C। तो उतना ही चेंज करना होगा। अच्छा, अब ये चीज क्या है ना, एक चीज ये समझानी है, अब एक चीज ये समझानी है मुझे कि ये कम से कम मिनिमम वाले पे काम करता है, पर मैक्सिमम वाले पे बैगर मेथड काम नहीं करती। अगर कल को किसी ने ये बोला कि x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 60, तो वो नहीं कर पाएंगे बैगर मेथड। तो क्योंकि इसने कंस्टेंट डाल दिया कि x 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिर ये जाएगा कोफिशिएंट मेथड से, ये जाएगा कोफिशिएंट मेथड से। शेंगेज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो यू शुड गो थ्रू दोस क्वेश्चंस। जनरली तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, एक पेपर है उसमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है, और सेक्शन ए में 2 मार्क के क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 3 मार्क के क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 4 मार्क के क्वेश्चन है। तो तीनों सेक्शन कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे कि उसके मार्क्स 50 आए, कि सेक्शन ए में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 15 आ सके, सेक्शन बी में ज्यादा से ज्यादा 20 आए, सेक्शन सी में ज्यादा से ज्यादा 30 आए। तो इस तरह के कंस्टेंट, तो ये ज्यादा वाला जो कंस्टेंट है ना, वो कोफिशिएंट मेथड से जाए। कम से कम वाला बोला ना, तो वो हैंडल कर सकते हैं बैगर मेथड से, क्योंकि कम से कम वाले में क्या है, पहले दे दो, खत्म करो उसको, देखें। तो उसको दे दिया तो उसको हमेशा वो कम से कम मिल जाएगा, फिर बाकी के बच्चे पे कोई कंस्टेंट नहीं है, तो वो बांट सकते हैं। तो यू शुड गो थ्रू दोस क्वेश्चन एंड दे आर कंप्लीटली एडवांस लेवल। क्या हो गया इसको, कंप्यूटर को, अच्छा
नेक्स्ट है समेशन ऑफ नंबर्स। तो समेशन ऑफ नंबर 1 3 5 7 9, तो इन पांचों डिजिट को यूज करके जो 5 डिजिट नंबर बनने वाला है, पांचों डिजिट को यूज करके 5 डिजिट नंबर बनने वाले, तो ऐसे कुछ बनेंगे 120 5 फैक्टोरियल। तो क्या बनेगा 13579, 13597, 13795, 13759, ऐसे करते करते 97531। तो ऐसे 120 नंबर बनेंगे, उन सबका सम करना है। एडिशन कैसे करते हैं, पहले लास्ट की डिजिट ऐड करेंगे। तो लास्ट की डिजिट में भी हमें पता है 13579 यही आने वाले हैं, कहीं पे बीच में 0 या 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि वो यूज ही नहीं किया। तो पहले यूनिट प्लेस पे ऐड करेंगे, फिर ऐड करने के बाद में जो डिजिट आएगी वो लिख देंगे, फिर कैरी लगाएंगे, फिर 10 100 1000, फिर 10,000, है ना। तो यूनिट प्लेस पे अब 1 कितनी बार आएगा, तो ऐसे लिख लो कि 1 और बाकी चारों को अरेंज किया तो 24 तरीके से। 3 कितने तरीके से आएगा 24, 5 24, 7 24, 9 24। तो इन सबका एडिशन कर लो, एडिशन करके यहाँ पे डिजिट लिखनी है। उसी तरह से 10 में भी 1 कितनी बार आ रहा है 24, तो एक्चुअली ये पूरा सेम आ जाएगा। तो 100 1000 10,000 सब सेम आ जाएगा, इसको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, अब 24 टाइम्स 1 है, 24 टाइम्स 3 है, तो कितना आएगा 24 इंटू 9 और 1 10, 7 और 3 10 1 5 25, तो ये आता है 25 इंटू 24। तो मेरे ख्याल से ये होगा 600 होगा शायद, है ना। 24 5 25 25 625 होता है, हाँ तो 24 हो गया 600, ठीक है। तो ये 0 आ गया, इसको 60 की कैरी लग गई, तो फिर से 600 आएगा, 600 प्लस 60 यानी 660, तो उसका 0 तो 66, फिर 600 प्लस 66 का 6 और इधर 66, फिर ये 6 ये 66 ये फिर 666। तो दिस इज द सम। अब तुम्हें और लेवल बढ़ाना है, देखो ये तो मैंने बेसिक समझा दिया, बढ़ के ही आएगा क्वेश्चन। तो लेवल बढ़ाने तो क्या करेगा, बीच में 0 डाल देगा। अब 0 डाल दी तो क्या होगा, तो यहाँ पे फर्क आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में 0 कभी नहीं आएगा, तो इधर भी चेंजेस आने लग जाएंगे, सब यूनिफॉर्म नहीं लगेगा। तो वो फिर एक एक चीज को देखना पड़ेगा तुमको, पर अप्रोच यही होगी। नेक्स्ट है ग्रिड प्रॉब्लम। ग्रिड प्रॉब्लम, तो ग्रिड प्रॉब्लम में जैसे एक क्वेश्चन है कि 1,1 से 4,5 जाना है, 1,1 2,1 3,1 4,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5, तो 4,5 पे जाना है शॉर्टेस्ट पाथ। क्योंकि शॉर्टेस्ट नहीं बोला होता ना, तो फिर तो इनफाइनाइट तरीके से हो जाता। कैसे, ये ऊपर वर्टिकल 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 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डाउन डाउन लेफ्ट अप अप राइट, मैं ऐसे घूमता रहूं और फिर पहुंचू, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, पर उसे शॉर्टेस्ट बोला है। तो शॉर्टेस्ट में क्या होता है ना, तुम एक बार ऊपर गए तो नीचे नहीं आ सकते, तो सिर्फ तुम अपवर्ड और राइट बस यही ले सकते हो डायरेक्शन। तो इसमें लेफ्ट और डाउन नहीं आएगा शॉर्टेस्ट में। क्यों, क्योंकि लेफ्ट लेते ही क्या होगा ना, तुम्हारा पाथ फिर से रिपीट कर जाएगा, और डाउन करते भी फिर पाथ रिपीट कर जाएगा, इसलिए, है ना। तो ये जाएगा, तो जैसे एक तरीका मैं बताता हूँ, ये गया अप राइट वर्टिकल
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये एक पाथ हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 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 हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, तो ये एक पाथ हो गया। तो ऐसा कितने तरीके से कर सकता है? एक्चुअली पता है क्या कर रहा है ये? वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, 4 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल, 4 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल, उन्हीं का अरेंजमेंट है ये। तो ये चला गया अलाइक ऑब्जेक्ट, टोटल का फैक्टोरियल, 3 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल। सो दिस इज द आंसर। तो वही एनालॉजी लगानी होती है। नेक्स्ट है डी अरेंजमेंट। ओके, 5 मिनट का ब्रेक।
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या है कि मान लो 4 कलर की बॉल्स है, रेड ग्रीन ब्लू येलो, और वही कलर के बॉक्सेस हैं, रेड ग्रीन, और वही कलर के बॉक्स है रेड ग्रीन ब्लू और येलो। तो बॉल कितने तरीके से जा सकती है? 4 फैक्टोरियल, यानी 24 तरीके से। और इस चॉइस में कभी ऐसा भी होगा, इसमें रेड गई, इसमें ग्रीन गई, इसमें ब्लू गई, येलो गया, इसमें रेड गया, इसमें ग्रीन गया, येलो ब्लू, इसमें रेड येलो ब्लू ग्रीन। कभी ऐसा भी होगा ग्रीन रेड येलो ब्लू। तो देखो ये नहीं चलेगा क्योंकि रेड वाली रेड में, ये भी नहीं चलेगा रेड वाली रेड में, ये भी नहीं चलेगा रेड वाली रेड में। ये चलेगा क्योंकि कोई भी बॉल अपने कलर के बॉक्स में नहीं है। तो कोई भी बॉल अपने कलर के बॉक्स में नहीं है, डी अरेंजमेंट। अब इन्हीं को तुम एक्सटेंड कर सकते हो लेटर्स, एनवलप। तो मान लो अपने को 10 लेटर है, 10 सिटी में भेजना है, तो कोई भी लेटर अपने सही एड्रेस पे नहीं गया, डी अरेंजमेंट। फंक्शंस में, फंक्शन में मान लो इनपुट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, यानी अपने इनपुट पे उसकी अपनी वैल्यू नहीं आ रही, तो 1 पे 1 नहीं आएगा, 2 पे 2 नहीं आएगा, तो अगेन डी अरेंजमेंट। तो इसका फॉर्मूला है तो n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। कब तक चलना है? माइनस 1 रेज़ टू n इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो जैसे अगर मान लो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 कलर की बॉल है, 4 कलर की बॉक्सेस है, तो कोई बॉल अपने कलर के बॉक्स में ना जाए, तो n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, तो 4 फैक्टोरियल, n यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल, ये 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 24, फिर एलसीएम लेंगे तो 24 इंटू ये 24, 12 माइनस 4 प्लस 1, 24 24 कैंसिल हो गया, 12 और 13, 13 में से 4 गए 9। तो वो 9 तरीके हैं कि कोई बॉल अपने कलर के बॉक्स में नहीं जाए, तो उसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर ऑफ टूज, हाउ मेनी नंबर ऑफ टूज in 100 factorial, how many number of 2's in 100 factorial? How many number of 2's in 100 factorial? तो अब देखो 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू, ऐसे करते करते 97 इंटू 98 इंटू 99 इंटू 100। तो 100 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा कंपोजिट नंबर है। 100 फैक्टोरियल एक बहुत बड़ा कंपोजिट नंबर है। वो कंपोजिट नंबर में जब उसको तोड़ना चालू करेंगे तो 2 की कोई पावर आएगी, 3 की कोई पावर आएगी, 5 की कोई पावर आएगी। तो वो पावर कैसे निकालते हैं, इसको जनरलाइज भी कर लेंगे अपन। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 रेज़ टू अल्फा 1, 3 रेज़ टू अल्फा 2, 5 रेज़ टू अल्फा 3 से लेके, तो 2 की क्या पावर होगी, 3 की क्या पावर होगी, तो वो कैसे निकालते हैं? तो देखो, तो 100 डिवाइड बाई 2 का बॉक्स ये आएगा 50, फिर जो आया उसका फिर से 2 से डिवाइड करके बॉक्स ले लो 25, फिर जो आया उसको 2 से डिवाइड करके बॉक्स ले लो 12,
फिर जो आया उसका 2 से डिवाइड करके बॉक्स ले लो 6, फिर जो आया उसका 2 से डिवाइड करके बॉक्स ले लो, कब तक, जब तक 0 ना हो जाए। 3/2 का बॉक्स है क्या 1, अब इसके आगे करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया 50 25 75 75 12 87 93 4 97 97, तो 2 की पावर हो गई 97। ऐसे 3 की पावर भी निकाल सकते हैं। तो 100 डिवाइड बाय 3 का बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 33, या फिर मैं 33/3 करूं या 100/3 का स्क्वायर करूं, एक ही बात है। तो 33/3 किया तो 11 आएगा, फिर 11 को फिर 3 से डिवाइड करूं या फिर 100/3 क्यूब करूं। एक तरह से ऐसा है कि डिनोमिनेटर की पावर बढ़ाते जा रहे हैं, एक तरह से ऐसा है कि डिनोमिनेटर की पावर बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये आता है 33 और 11 44 और 4 48। तो 5 की पावर भी निकाल सकते हैं ना। तो 100 डिवाइड बाय 5 का बॉक्स 20, मैं 20/5 करूं या वो 100 डिवाइड बाय 5 की पावर बढ़ाऊं, एक ही बात है 4, तो यह आ जाएगा 24। तो 5 की पावर है 24। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, 100 फैक्टोरियल को अगर मैंने एक्सपेंड कर दिया, मतलब वो नंबर निकाला, तो लास्ट में कुछ जीरोस आएंगी, वो कितनी जीरो होंगी, वो कितनी जीरोस होंगी। इसका ये मतलब है कि जब जब एक 5 और एक 2, जब जब एक 5 और एक 2 मिलेगा तो एक 0 बनेगी, और हमेशा नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ 5 से ज्यादा होते हैं। तो एक एक 2 एक एक 5 मिलेगा तो 0 बनेगा, क्योंकि 5 इंटू 2 10, तो एक 0 आ जाएगा। तो कितने मिल सकते हैं 24, क्योंकि 24 5 24 2 के साथ मिल सकते हैं। तो ऐसे 24 जीरोस होंगे। तो अगर ये नंबर को मैं एक्सपेंड करूंगा ना, तो लास्ट में 24 जीरो होंगे, 24 जीरोस होंगे, इसका ये मतलब है। अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो अल्फा आई इज इक्वल टू सिग्मा बॉक्स ऑफ एन अपॉन पी, प्राइम नंबर की पावर, ये कोई आयत प्राइम नंबर की आयत पावर, आयत प्राइम नंबर की आयत पावर। तो पी आई रेज टू आर, वेर आर गोज फ्रॉम 1 to infinity। तो ये वो फॉर्मूला हो गया। तो तुम इसको अप्लाई करके भी देख सकते हो। देखो एन हो गया 100 और पी ले लेते 2 और आर हो गई पावर। तो एक बार आएगा 2 to 1, फिर प्लस, फिर आएगा 100/2 का स्क्वायर, प्लस फिर 100/2 का क्यूब। तो ऐसा कब तक चलेगा, जब तक वो 0 तक ना पहुंच जाए। फिर उसके आगे डिनोमिनेटर की पावर बढ़ाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। अगर उसके आगे डिनोमिनेटर की पावर बढ़ाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये एक्चुअली वही है अपना, जैसे 2 वेन डायग्राम, 2 वाला 3 वाला, तो हम लोग करते हैं ना, एन ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एक एक करके ऐड करो, 2 करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर से एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एक एक करके ऐड करो, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, 2 करके सब्ट्रैक्ट करो, ए बी, बी सी, सी ए, 3 करके ऐड करो। तो देखो ऑल्टरनेट चलेगा, एक एक करके ऐड, 2 करके सब्ट्रैक्ट, 3 करके ऐड। तो अब मैं इसको जनरलाइज कर देता, उतना जरूरत नहीं होता अपने को, 3 तक बहुत होता है बस। ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो एन ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन से लेके AN, तो कैसे करेंगे, पहले एक एक करके ऐड करो, एन ऑफ A1, फिर माइनस 2 करके सब्ट्रैक्ट कर दो, A1 इंटरसेक्शन A2, प्लस फिर 3 करके ऐड कर दो। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। कब तक चलेगा, जब तक सारे ना आ जाए। तो वो होगा -1/2। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब एक ही लिया तो प्लस आ रहा है,
जब 2 लिए तो माइनस आ रहा है, मतलब जब इवन ले रहे तो नेगेटिव आ रहा है, जब ऑड ले रहे तो पॉजिटिव आता है। ये एक तो n-1 हो जाएगा, तो -1:n-1 सिग्मा n ऑफ सबका इंटरसेक्शन a1 इंटरसेक्शन a2 से लेके an। सो दिस इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि 1 और 1000 के बीच में 1 और 1000 के बीच में 2, 3 या 5 से डिविजल होने वाले नंबर, 1 और 1000 के बीच में 2, 3, 5 से डिविजल होने वाले नंबर्स। तो ठीक है, तो पहले वो नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड होंगे, फिर वो नंबर, तो यानी क्वेश्चन ने क्या पूछा है, n ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो पहले 2 से डिवाइड होने वाले, फिर 3 से डिवाइड होने वाले, फिर 5 से डिवाइड होने वाले, फिर वो सब्ट्रैक्ट कर दो जो 2 और 3 यानी 6 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर वो सब्ट्रैक्ट कर दो जो 3 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर वो सब्ट्रैक्ट कर दो जो 5 और 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और उनको ऐड कर दो जो तीनों से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 5 3 15 दूने 30 30 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ आता है। तो 2 से डिवाइड होने वाले होंगे 500, 3 से डिवाइड होने वाले हैं 333, 5 से डिवाइड होने वाले हैं 200, 6 से डिवाइड होने वाले हैं 166, 15 से डिवाइड होने वाले हैं 66, 10 से डिवाइड होने वाले हैं 100, 30 से डिवाइड होने वाले हैं 33। इन सब का टोटल कर रहा हूँ तो वो तुम्हारा आंसर। तो ऐसा इसका ये मतलब है कि 734 ऐसे नंबर्स हैं जो या तो 2 से या 3 से या फिर 5 से डिवाइड हो रहे होंगे। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का, नंबर ऑफ फंक्शंस को, ये काफी मिलते हैं क्वेश्चन इस तरह के। वो एक्चुअली पीएनसी का क्वेश्चन है पर कैलकुलस की कंडीशन यूज कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो देखो 1 इसमें 1 2 3 नहीं A1 A2 A3 से लेके AM है, इसमें B1 B2 से लेके BN है। तो कितने फंक्शन हो सकते हैं, तो कितनी चीजें भिखारी को कितने तरीके से दे सकते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कौन भिखारी कौन। तो देखो अगर मैंने बी वालों को ऑब्जेक्ट माना और सारे ऑब्जेक्ट A1 को दे दिया तो ये फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट्स हो गए और ये भिखारी हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, भिखारी रेस टू ऑब्जेक्ट n रेस टू m, भिखारी रेस टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं सारे ऑब्जेक्ट एक भिखारी को दे सकता हूँ। तो सारे ऑब्जेक्ट एक भिखारी को दिया तो इसका क्या मतलब होगा, मेनी वन फंक्शन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, तो देखो n m से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी तुम इसको ना बॉल्स ट्रीट करो और इसको बॉक्सेस ट्रीट करो, क्योंकि बॉल्स बॉक्सेस में जाती हैं, बॉक्सेस बॉल में नहीं जाते हैं। बॉल्स बॉक्सेस में जा सकती हैं, बॉक्सेस बॉल में नहीं जा सकता। मतलब 2 बॉल एक बॉक्स में जा सकती है पर 2 बॉक्स एक बॉल में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कौन ऑब्जेक्ट है और कौन भिखारी है ना। अरे यार एक मिनट। तो देखो, तो अगर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसका ये मतलब है बॉक्सेस बॉल से ज्यादा है, बॉक्सेस बॉल से ज्यादा है। तो इसका ये मतलब है कई बॉक्सेस खाली रह जाएंगे, कई बॉक्सेस खाली रह जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, वन वन फंक्शन। पहले क्या करेंगे, n में से m सेलेक्ट कर लेंगे, n में से m बॉक्स सेलेक्ट कर लिए, n में से m बॉक्स सेलेक्ट कर लिए और उन m बॉल्स को अरेंज कर दिया। तो NCM इंटू m फैक्टोरियल। अगर बॉक्सेस बॉल से कम है, बॉक्सेस बॉल से कम है,
तो कम से कम एक बॉक्स ऐसा होगा जिसके अंदर 2 बॉल आएंगी, और अगर एक बॉक्स के अंदर 2 बॉल आ रही है तो मैनी वन फंक्शन। एक बॉक्स के अंदर अगर 2 बॉल आ रही है तो मैनी वन फंक्शन, तो 1 1 बनेगा ही नहीं कभी, तो 0। तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस, तो बॉक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू बॉल्स, बॉक्सेस लेस देन बॉक्स बॉल्स। तो बॉक्सेस अगर बॉल से ज्यादा है तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस 1 1 फंक्शंस, एनसीएम इंटू एम फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस 1 1 फंक्शन, तो वो आ जाएगा मैनी वन फंक्शन। और अगर बॉक्स अगर बॉल से कम है तो इसका मतलब 1 1 कभी बनेगा ही नहीं, तो सारे मैनी वन ही बनेंगे। तो एन रेस टू एम माइनस 0, एन रेस टू 0। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये रट के लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो अगर बॉक्सेस बॉल से कम है तो एन टोटल फंक्शन माइनस एन सी वन एन माइनस वन रेस टू एम प्लस एन सी टू एन माइनस टू रेस टू एम। तो ये ऐसे चलता जाएगा ऑल्टरनेट साइन। और एन अगर एम के बराबर है तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूटे नहीं। तो अगर एन इक्वल टू एम है यानी जितनी बॉल जितनी बॉक्सेस, तो हर बॉक्स में एक एक बॉल जाएगी, तो कितने तरीके से जाएगी, एन फैक्टोरियल। और अगर एन ग्रेटर देन एम है यानी बॉक्सेस बॉल से ज्यादा है, बॉक्सेस अगर बॉल से ज्यादा है तो कोई ना कोई बॉक्स खाली रह जाएगा, और कोई ना कोई बॉक्स खाली रह गया यानी कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट रह गया, तो वो हमेशा इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं हो सकता, तो वो ऑन टू नहीं हो सकता, तो 0। सेम यही नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। तो बस करना क्या है, माइनस करना है। एन लेस देन एम है तो टोटल माइनस इनटू ऑन टू फंक्शंस, तो एन सी वन इंटू एन माइनस वन रेस टू एम प्लस एन सी माइनस 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 एन सी टू इंटू एन माइनस टू रेस टू एम, वही ऑल्टरनेट्स है ये वाला टर्म। क्योंकि टोटल में से माइनस कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यही रह जाएगा अपोजिट साइड। और एन अगर लेस देन एन अगर ग्रेटर देन एम है तो इनटू तो बनेगा ही बनेगा, तो सारे फंक्शंस इनटू होंगे। एन ग्रेटर देन एम है यानी बॉक्सेस बॉल से ज्यादा है तो कोई ना कोई बॉक्स खाली रहेगा, तो वो 100% इनटू फंक्शन बनेगा। तो जितने तरीके से फंक्शन बनेंगे सारे इनटू फंक्शंस होंगे, सारे इनटू फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट इज इक्वल टू वाला एन इक्वल टू एम में क्या होगा, एन इक्वल टू एम में मान लो इनटू है, एन फैक्टोरियल। हाँ वैसे भी ये कर सकते हैं ना, टोटल माइनस एन फैक्टोरियल, टोटल माइनस एन फैक्टोरियल, तो जो बनेंगे वो सारे इनटू फंक्शन ही होंगे। चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। 5 मिनट का ब्रेक लेता फिर चालू करता। तो अभी अपना बड़ा चैप्टर से प्रोबेबिलिटी बचा है, वो खत्म हो गया तो फिर बाकी सब छोटे छोटे हैं। डिटर्मिनेट मैट्रिसेस, एसओटी, बीटी।
हो सर हाँ बोलो। सर वो बहुत सारे क्लासेस ऑफलाइन शुरू कर रहे थे, तो अपना कुछ है क्या? अभी तो मैं डाउट सेशन चालू कर रहा, पर जब तक गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं आती तब तक मैं क्लास चालू नहीं कर सकता। सर 27 से शुरू कर सकते हैं, ऐसे आइए नहीं लगता। तो वो 5th 6th के लिए आई है, 5th to 8, 5th to 8 है। और अभी अपना कुछ बचा भी नहीं है, अभी थोड़ा सा ही आना सर, वो रिवीजन घर लेक्चर पे है। ही अच्छा है, टाइम बचेगा उल्टा। नहीं वो तो ठीक है, ऑफलाइन में मैं डाउट सेशन चला दूंगा, पर अभी अभी लाइव लेक्चर में अपना रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाता, तो बाद में मैं रिवीजन वो लगा दूंगा डाउट सेशन, तो उसमें आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और वो जो बाकी क्लासेस वाले चला रहे हैं ना, वो सब ऐसे छुप छुपा के चला रहे हैं। चल रहा है अभी कुछ 1 फरवरी से चालू करने का चलेगा। ये नया भी कुछ आया भी है ना, सिलेबस कम करने का, जेई मेन का। वो ऊपर बताया नहीं ना क्या कितना कम कर रहे हैं अभी तक। हाँ सर, रिड्यूस होने वाला है सर। हाँ रिड्यूस तो बोला उन्होंने, पर ये नहीं बोला अभी तक कितना होने। नहीं तो उन्होंने एनटीए वालों ने डाला होगा वेबसाइट पे कुछ, तो ये बिट्स का भी कुछ आया नहीं अभी तक। ये फरवरी में इसका आने वाला है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का सेकेंड वीक में ना, इसका आएगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। बिट्स का अभी तक कैसे नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर हैदराबाद का अलग से क्यों आता है? वो प्राइवेट है ना इसलिए, तो वो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट प्राइवेट है, तो वो अपना अलग से करता है प्रोसेस। वैसे ही जैसे बिट्स करती है, वीआईटी करता है, ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। वीआईटी वेलोर, एमआईटी मणिपाल, बिट्स, फिर ट्रिपल आईटी, फिर लक्ष्मी मित्तल, वो भी प्राइवेट ही है। पर मेरे को डाउट ये है कि बिट्स ने अभी तक दिया क्यों नहीं। वो जनरली मिड दिसंबर में फॉर्म का चालू कर देता है, तो उसको नहीं कम सर, से कम। सिलेबस रिड्यूस नहीं होने वाला है। क्यों, क्या हुआ? एनटीए पे लिखा है क्या? वैसे तो ये मूवमेंट पे तो बोल के कोई मतलब नहीं है। सर क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला, मतलब उनका ऐसा स्टेटमेंट है, हम वो +3 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, +5 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, वो इसी के लिए बढ़ा हाँ रहे हैं वो एक्चुअली क्योंकि फंडा पता है आपको क्या है? इजी जाए। हाँ वो फंडा यही निकाला उन लोगों ने। वो चार चार बार मेंस इसलिए दिया ताकि बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। दूसरा, जो बच्चे का बोर्ड एग्जाम क्लैश कर रहा है, वो चारों में से कोई अटेम्प्ट दे सके। और वो 10 न्यूमेरिकल का फंडा भी वही है। पर पंगा ये है ना कि अगर जो 20 सिंगल करेक्ट है, वो 20 सिंगल करेक्ट में तो फिक्स, वो तो पक्का हो गया ना कि ये तो आएंगे ही आएंगे। बस उसको 5 एनी 5 आउट ऑफ 10 कर दिया। तो एक तरह से 5 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन है। 5 क्वेश्चन मतलब 5 चैप्टर, तो 5 चैप्टर का मतलब है 15 चैप्टर पूरे सब्जेक्ट का, पूरे सिलेबस का।
तो तीनों सब्जेक्ट का मिला के 15 चैप्टर का फर्क आएगा। अब तुम्हें क्या पता कौन सा चैप्टर है। वैसे भी यार सही बोलूं ना, तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग कोचिंग में हो ना। वो पता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, जो जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो सीबीएसई स्कूल से हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा थोड़ी है कि वो एलएन एलएन या अदर कोचिंग क्लासेस, रेजोनेंस, फिटजी, उनको ध्यान में रख के बोलेंगे। वो बोल रहे हैं केवी, फिर जो सीबीएसई स्कूल्स हैं, जो उनके सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, जो इस बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको ध्यान में रख के बोल रहे हो। तो अब तुम क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, तुम्हारा हुआ है पूरा सिलेबस, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस तुम ये कर सकते कि चलो सिलेबस कम हुआ तो वो पार्ट हम भी नहीं करेंगे। पर क्या होगा ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में तो अटकेगा ही ना। वो बिट्स में अटकेगा नहीं, तो तुम्हें बिट्स के लिए करना पड़ेगा। तुम मेंस के लिए नहीं करोगे, एडवांस के लिए करना पड़ेगा, बिट्स के लिए करना पड़ेगा। तुम्हें ले दे के सारा सिलेबस तो करना ही पड़ेगा। तो सिलेबस के अगर चैप्टर हटा भी दिए उन्होंने, तो तुम्हें कुछ फायदा नहीं है उसका। तुम्हें फायदा बस ये मिलेगा कि तुम्हारे पास अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 10 में तुम्हारे पास ज्यादा क्वेश्चन होंगे, तो तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो वहां पे तुम 4-4 मार्क्स ज्यादा निकाल सकते। तो मतलब तुम ये कर सकते कि न्यूमेरिकल में 20 मार्क्स निकाल सकते अपने, 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो 20 मार्क्स अगर तुम सिक्योर कर लेते हो, तो तीनों सब्जेक्ट में 60 मार्क्स बोले तो बहुत हो गया ना, रिजल्ट खतरनाक उठेगा। तो ये है। बाकी तुम्हें बिट्स और वेट्स है, फिर एडवांस है, उसके लिए तो पूरा सिलेबस करना ही है तुम्हें। और दूसरा तुम्हारा हो ही गया ना पूरा सिलेबस। नहीं होता तो फिर समझ में भी आता। तो तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर चालू करता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी।
ओके, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। सी प्रोबेबिलिटी इजी बन जाता है क्योंकि अगर हम पीएनसी से उसको सॉल्व करने जाएं तो पीएनसी से सॉल्व कैसे करने जाएंगे, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। तो करना क्या होता है, तुम्हें पहले सैंपल स्पेस टोटल केसेस समझने होते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है और उसके अंदर क्या आउटकम हो सकते हैं। और फेवरेबल मतलब अंडर सर्टेन कंडीशन। नेक्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी जो पीएनसी से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो मतलब इजी है, लेकिन जो बिना पीएनसी के होते हैं और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जो बाय डेफिनेशन होते हैं तो उनका लेवल बढ़ जाता है, तो दे आर वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी ऐसे चैप्टर है जो सिर्फ ऐसे सुनने से नहीं आएगा, उसके लिए प्रैक्टिस लगता ही लगता है। क्वेश्चन सॉल्विंग वो 100% लगेगा ही लगेगा। उसका रीजन है कि क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो पढ़ते हैं ना, तो वो क्वेश्चन बनाने वाले ने कुछ सोचा होता है, अब जो क्वेश्चन सॉल्व करता है ना वो भी कुछ सोचता है, तो कई बार वो मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है कि क्या सोच के बनाया था और बच्चा जो सॉल्व करना चाहता है उससे क्या सोच के। ऐसा कई बार होता है कि यार ये कहीं ये तो नहीं बोल रहा, और इसमें कई इंग्लिश का भी लफड़ा है ना थोड़ा, तो प्रैक्टिस इसलिए 100% चाहिए चाहिए होती है। एक दूसरा रीजन है कि अपने को नए नए एक्सपेरिमेंट्स पता चलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 ये 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये 4 डिजिट नंबर भी है, टेलीफोन नंबर। तो टेलीफोन नंबर में 0 आगे चलता है पर इसमें नहीं चलता। तो फंडा क्या है कि अपन जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपने को अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से अपने को क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल चेस वाले क्वेश्चंस, चेस बोर्ड के क्वेश्चंस हो गए, फिर वो रेक्टेंगल्स वाले स्क्वायर्स वाले क्वेश्चंस हो गए, फिर या कोई तो अपने को अलग अलग एक्सपेरिमेंट पता चलता है, तो उसके एक्सपेरिमेंट के वो भी पता चलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट काम कैसे करता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे करते हैं, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। फेवरेबल तो पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए। तो ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो जैसे फॉर एग्जांपल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक कॉइन है, एक कॉइन है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, क्योंकि टोटल केस होंगे 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 1/2। अच्छा, इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो, तो 50%, तो यानी 50% प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज जो होती है वो 0 to 1 के बीच में होती है या 0 to 100 के बीच में ही होती है। नेक्स्ट है ये 50% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं। तो सपोज मैंने कॉइन को एक बार उछाला, तो यानी आधा हेड आएगा आधा टेल आएगा, पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधा हेड आए और आधा टेल आए। तो मैंने कॉइन को एक बार उछाला तो हेड आया, टेल नहीं आया, तो 100% हेड आता है। 10 बार उछाला, 8 हेड आए 2 टेल आए, यानी 80% टाइम्स हेड आया। फिर मैंने उसको 1000 बार उछाला तो 700 बार हेड आया, 300 बार टेल आया, यानी 70%। मैंने 1,00,000 बार उछाला तो 60,000 हेड आए, 40,000 टेल आए,
फिर मैंने 1 करोड़ उछाला है कॉइन को, तो 51 lakhs हेड आए, 50 लाख 49 lakhs टेल आए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उस एक्सपेरिमेंट को बार बार अगर करते रहेंगे तो उसमें आधे हेड होंगे और आधे टेल होंगे। हाफ प्रोबेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि कॉइन को उछाला तो आधा हेड आएगा आधा टेल आएगा, ऐसा तो है ही नहीं। आउटकम जो आएगा वो 100% आएगा उधर, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को अगर बार बार करेंगे तो उसके चांसेस है कि 50% उसके अंदर हेड होंगे और 50% टेल। नेक्स्ट है, एक डाइस रोल किया है तो उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। तो इससे ये समझ में आता है कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ये तो कॉमन सेंस भी है, बल्कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है तो मैं ये तो श्योर हूं कि ये नहीं होने वाला, तो 100% है कि वो नहीं होने वाला, तो 0% है कि वो होने वाला है। 100% है कि वो नहीं होने वाला, तो 0% है कि वो नहीं होने 100% है कि वो नहीं होने वाला, तो 0% है कि वो होने वाला है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी कि नंबर लेस देन इक्वल टू 6 हो तो 1, क्योंकि डाइस को अगर मैं रोल करूंगा तो सारे नंबर 6 से छोटे ही आएंगे, तो ये श्योर इवेंट है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। प्रोबेबिलिटी कभी 100% से ज्यादा नहीं होती है, वो सिर्फ बोलने के लिए होता है। ओके, तो रिमार्क, तो पहला, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी, इसका मतलब होता है नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट ए। तो ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी यानी 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी 1 होगी। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। नेक्स्ट, 3 बेसिक डेफिनेशन है, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, equally likely, mutually exclusive and exhaustive events. Mutually likely, equally likely, mutually exclusive and exhaustive events. तो देखो, equally likely का मतलब है इक्विप्रोबेबल। इक्विप्रोबेबल का मतलब है दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो। तो जैसे एक कॉइन को उछालेंगे तो हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो दे आर इक्वली लाइकली। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मान लो डाइस है, तो डाइस को उछाला तो उसमें 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो उसमें सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। फिर यानी प्लेइंग कार्ड्स लिया, तो प्लेइंग कार्ड्स में भी सारे कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/52 है, मतलब ऑल ऑफ देम आर इक्वली लाइकली, तो किसी की प्रोबेबिलिटी अलग नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कॉइन लिया, कॉइन में एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। अब कॉइन को एक तरफ से घिसा हुआ है, मान लो एक तरफ से कॉइन को घिसा हुआ है, तो हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, तो दे आर नॉट इक्वली लाइकली, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, तो उसको बोले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, वो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो जैसे हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
क्योंकि हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता। अब डाइस में 1 and 2 आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्योंकि 1 और 2 एक साथ नहीं आ सकता। इवन नंबर एंड ऑड नंबर आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्योंकि ये दोनों भी एक साथ नहीं आ सकते। प्राइम नंबर एंड इवन नंबर ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है 1 डाइस के लिए। तो प्राइम नंबर और इवन नंबर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर और इवन नंबर में कॉमन आ सकता है। प्राइम नंबर और इवन नंबर में कॉमन है 2, तो प्राइम नंबर और इवन नंबर में कॉमन आ सकता है और उनमें कॉमन है 2, तो इसका मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। तो तुम ऐसे देख सकते हो, कॉमन है मतलब नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, कॉमन नहीं है तो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, कॉमन है तो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, कॉमन नहीं है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, अगर कॉमन नहीं है तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, अगर कॉमन है तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जैसे एक कॉइन लिया हेड टेल, 2 कॉइन लिए हेड टेल हेड एंड टेल 3 कॉइन लिए, तो 3 कॉइन लिए तो आधे थर्ड पोजीशन पे हेड आधे टेल, फिर 2 हेड 2 टेल कर दो, तो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस बन जाता। फिर एक हेड एक टेल, तो ये बन गया सैंपल स्पेस। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनता है एग्जॉस्टिव इवेंट, एंड ऑल पॉसिबल आउटकम एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और वो सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स बनाते हैं सैंपल स्पेस। तो रिमार्क, अगर सपोज ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब ये दोनों मिलकर सैंपल स्पेस बना रहे हैं, तो इनका यूनियन क्या होगा? सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि सैंपल स्पेस ही सैंपल स्पेस में अकर कर रहा है, तो यानी सारे इवेंट्स अकर कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, बाकी प्रैक्टिस इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। अपन यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कार्ड्स का समझ लो, प्लेइंग कार्ड्स का। तो प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स हैं, तो ये अंडरस्टूड है, पर कई बार कार्ड में जोकर भी होते हैं, तो अगर 2 एक्स्ट्रा जोकर या 1 जोकर होता है तो तुम्हें फिर बताया जाएगा क्वेश्चन में कि उसमें कितने जोकर हैं। पर नॉर्मली हम लोग 52 कार्ड्स, वो 52 कार्ड में से 13 क्लब है, 13 डायमंड है, 13 हार्ट है, 13 स्पेड है, थर्टीन हार्ट है, 13 स्पेड है। ठीक है। नेक्स्ट, डायमंड रेड कलर, हार्ट रेड कलर, क्लब ब्लैक कलर, स्पेड ब्लैक कलर। नेक्स्ट, ये जो 13 कार्ड्स हैं, वो 13 कार्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक नंबर होता है। 11 12 13, तो 11 इज अ जैक, 12 इज अ क्वीन एंड 13 इज अ किंग, और 1 इज अ एस, 1 इज अ एस। नेक्स्ट, इसमें जो फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जैक, क्योंकि इनका कार्ड्स पे फेस बना होता है। नेक्स्ट है ऑनर कार्ड्स,
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 1 मिनट। मैं एक बार कंफर्म करता हूँ। ओके, हॉनर कार्ड्स होते हैं एस, किंग, क्वीन, जैक। एस, किंग, क्वीन, जैक। और एक होता है कोर्ट कार्ड्स। तो कोर्ट कार्ड्स होते हैं कोर्ट कार्ड होंगे किंग, क्वीन, जैक। तो जो फेस कार्ड होते हैं वही कोर्ट कार्ड होता है एक्चुअली। जो फेस कार्ड होते हैं वो किंग, क्वीन, जैक। और एक होता है न्यूमेरल्स कार्ड। न्यूमेरल्स कार्ड और पिप कार्ड्स वो होते हैं 2 to 10। न्यूमेरल कार्ड्स और पिप कार्ड्स तो वो होते हैं 2 to 10। ठीक है, नेक्स्ट है odds in favor of A against B। odds in favor of A against B, तो यानी probability of A divided by probability of B। it's a ratio, is just a ratio between both the probabilities। probability of A against B is the probability of A divided by probability of B। तो it's a ratio but it's not a probability। ये एक probability नहीं है, ये बस एक रेशियो है। दो रेशियो दोनों में कंपैरिजन बताता है एक्चुअली। ओके, अरे यार चलेगा, बाकी का नेक्स्ट कल कंटिन्यू करता। तो अभी फाइल शेयर कर देता हूँ।